नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक नया चैप्टर गमन एवं संचलन। जी हां, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम इंसान अपने हाथ पैर हिलाते हैं, कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और बिना एक जगह से दूसरे जगह जाए कैसे अपनी मांसपेशियों की मदद से अपने हाथ पांव को हिलाते हैं। ठीक है, उड़ते हैं क्या हम लोग? नहीं, वापस नीचे जमीन पर आ जाते हैं। कैसे हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, तैरते हैं, कैसे हमारी मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, संकुचित होती हैं और वापस कैसे रिलैक्स होती हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो लोकोमोशन क्या है? लोकोमोशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, क्या है? मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट, लोकोमोशन कहते हैं, राइट? In fact, it is difficult to separate movement from locomotion because animal cannot change its place without movement. अब क्या है, यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? एक आ रहा है मूवमेंट। क्या आ रहा है? एक आ रहा है मूवमेंट, दूसरा आ रहा है लोकोमोशन। दूसरा क्या आ रहा है? लोकोमोशन। तो अब इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है? तो हम ये देखेंगे कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट होता है किसी भी वस्तु का हिलना। क्या? किसी भी वस्तु का हिलना, सिर्फ हिलना। जरूरी नहीं है कि वो अपनी जगह बदले। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन में मूवमेंट तो होता है, लेकिन जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से क्या होता है? जगह बदलती है। जब भी जगह बदलती है तो उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। और मूवमेंट में जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपकी जगह बदले, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जावें। ठीक है, इसलिए अगर आपको ध्यान हो कि जो हमारे क्या होते हैं, दुपहिया वाहन, चौपहिया वाहन होते हैं, उनको हम लोकोमोटरी व्हीकल्स भी बोलते हैं। मतलब जो व्हीकल, जो वाहन हमारे को एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोटरी व्हीकल्स भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है यहाँ पर कि हम डिफरेंशिएट, भिन्न नहीं कर सकते इनको एक दूसरे से। लेकिन एक अगर मैं आपको सेंटेंस बताऊं, क्या कि ऑल काइंड ऑफ लोकोमोशन, ऑल काइंड्स ऑफ लोकोमोशन, ऑल काइंड्स ऑफ लोकोमोशन इज मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट। मतलब हर प्रकार के लोकोमोशन में मूवमेंट तो जरूरी है ही है। बिना हिले, बिना अपनी मांसपेशियां हिलाए, बिना मूवमेंट करे आप लोकोमोशन नहीं कर सकते। लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। क्या नहीं है? सारे मूवमेंट्स क्या नहीं है? लोकोमोशन नहीं है। मतलब आप अपने एक जगह पे खड़े हो, आप हिला रहे हो अपनी मांसपेशियां, हाथ हिला रहे हो, टांग हिला रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है? आपकी जगह नहीं बदली है, लेकिन आपने क्या किया है? मूवमेंट किया है। सो इन फैक्ट इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, भिन्न करना इन दोनों को एक दूसरे से काफी मुश्किल है। Thus movements are primarily connected with locomotion. ठीक है, मूवमेंट क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मूव नहीं करते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अगर मूवमेंट करते भी हैं, अगर आप देखते हो कि कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, राइट, अगर कोई ऐसी वस्तु है जो कि जैसे कोई कुर्सी है, चेयर है, कुर्सी है, चेयर है, एक ही बात हो गई, कुर्सी है, टेबल है, कोई भी नॉन लिविंग वस्तु है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, राइट, वो अगर हिल रही है, वो अगर मूवमेंट कर रही है, तो वो किसी बाहरी फोर्स की वजह से होगी। क्या होगी? कोई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगी, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से होगी। या तो किसी ने उसको धक्का दिया, या किसी ने उसको खींचा, या किसी ने उसको क्या किया, कुछ भी किया होगा। लेकिन एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के वजह से होगा। अगर अब क्या हो रहा है, बग्गी चल रही है, कार्ट चल रही है, तो उसको चलाने वाला कौन होगा? या तो गाय होगी, भैंस होगी, या फिर घोड़ा गाड़ी हो सकती है, या गधा गाड़ी हो सकती है। ठीक है,
पंखा चल रहा है, पंखा क्या है, नॉन लिविंग है, उसको कौन चला रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चला रही है, राइट। मूवमेंट ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज इंड्यूस्ड, कराया जाता है, राइट। क्या कराया जाता है, कराया जाता है, जबकि मूवमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स आर ऑटोनॉमिक, मतलब खुद से होते हैं। हम हमारे हाथ खुद से मूव कर सकते हैं, किसी को जरूरत नहीं पड़ती कि हमारा हाथ यूं उठाएगा तो हमारा हाथ तब उठेगा, या हमारा हाथ नीचे रखेगा तब नीचे जाएगा। हम अपनी मर्जी से हाथ को या किसी भी और मांसपेशी को हिला सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो ऑल एनिमल्स है, सारे जानवर हैं, वो अपने बॉडी पार्ट्स हिलाने के काबिल है, राइट। क्या है मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स, मूवमेंट ऑफ लिम्ब, अपेंडेजेस, लिम्स क्या हो गए, हाथ पैर हो गए, अपेंडेजेस हो गए, जैसे फिश में, मछलियों में उनके क्या है, फिन्स है, हेड है, सर, ट्रंक, हेल्प टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। इन सबको हिलाने से क्या होगा, हमारी बॉडी का संतुलन बना रहता है, राइट। इन मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों में जो लिम्स और अपेंडेजेस होते हैं वो लोकोमोशन भी करवाते हैं, जैसे कि हम में और हमारे क्या जानवरों में, जैसे कि गाय भैंसों में जो कि 4 पैरों पे चलते हैं, बंदरों में, इनमें क्या होता है, जो उनके हाथ पैर होते हैं वो क्या करते हैं, लोकोमोशन करवाते हैं, मतलब उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करते हैं। साथ में मूवमेंट ऑफ लिम्स, टंग, जॉज, स्नाउट, हमारा क्या जबड़ा हिल रहा है, राइट, जबान हिल रही है तभी हम बोल पा रहे हैं। टेंटिकल्स, राइट, एनेबल डिफरेंट एनिमल्स टू कैप्चर देयर फूड। अगर आपको ध्यान हो कि हमने क्या बनाया था, हाइड्रा बनाया था, तो हाइड्रा में जो उसके टेंटिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, वो क्या मदद करते हैं, उसको, उसका फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं, राइट। मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स, हमारी आंख की पुतलियों का मूवमेंट हमारे को चीजों को देखने में मदद करता है। मूवमेंट ऑफ द पिना ऑफ द ईयर इनेबल द एनिमल टू कनेक्ट साउंड वाइब्रेशन। किसमें हिलते हैं, ईयर, पिन्ना, एलिफेंट में हिलते हैं। हाथी में क्या होते हैं, उनके पास बहुत बड़े ईयर पिन्ना होते हैं और वो हिल सकते हैं जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ध्वनि इकट्ठा करके सुन सकें, राइट। मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के कैसे ऑर्गन्स मूव करते हैं, फूड एंड यूरिन आर मूव बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, फॉरवर्ड बाय दी आर मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ाए जाते हैं। कैसे, हमारी फूड पाइप में कौन सा मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, राइट। ऐसा ही मूवमेंट कहाँ होता है, हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, जहां से क्या नीचे उतरता है, जैसे यूरेटर्स में, यूरेटर में क्या होता है, हमारा जो मूत्र होता है वो किडनी से, रीनल पेल्विस से होते हुए नीचे कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। वो मूवमेंट क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। मूवमेंट ऑफ कार्डियक मसल्स, हमारी जो दिल की मसल्स हैं, धड़कन कैसे चलती है, दिल की मसल्स के रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आती है वो आवाज, कौन सी, लब-डब वाली, राइट। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, सांस अंदर और बाहर लेने के टाइम पर, बाहर छोड़ने के टाइम पर कौन सी मसल्स मूव होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स मूव होती हैं, राइट। सो वो क्या होता है, साथ में और कौन होता है, किसका मूवमेंट होता है, डायफ्राम का मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ यूटेराइन वॉल, यूटेराइन वॉल्व के मूवमेंट होने से क्या होता है, प्रसूति होती है, बच्चे को क्या हम जन्म दे पाते हैं, राइट। अब दूसरे तरीके का मूवमेंट्स क्या है, इन ही मूवमेंट्स को अलग अलग प्रकार में सेपरेट किया गया है, कैटेगरी बनाई गई है। अमीबॉइड मूवमेंट अगर हम देखते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट क्या हुआ, अमीबा से आ रहा है ये शब्द, मतलब ये वो सेल्स हैं जो अपना आकार बदल सकते हैं। याद है आपको, हमने क्या पढ़ा था, मैक्रोफाजेस पढ़े थे कि वो क्या कर रहे थे, वो अपना आकार बदल सकते थे। क्या कर सकते थे, अपना आकार किसी भी प्रकार का कर सकते थे, और साथ ही में वो कहीं से भी बाहर आ जाते, कहीं से भी क्या आ जाते थे, बाहर आ जाते थे, ऐसे अपने आकार को बदल के बाहर आ जाते थे, और जहां पर उनको क्या दिखती थी, फॉरेन बॉडी दिखती थी, वहां पर ये आके इकट्ठा हो जाते थे। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, एमीबॉइड मूवमेंट। क्या बोला है, एमीबॉइड मूवमेंट, मतलब दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज फाउंड इन ल्यूकोसाइट्स। किसमें होते थे, हम बोल रहे हैं अभी यहाँ पे मैक्रोफाजेस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैक्रोफाजेस बोल रहे हैं। तो ये क्या है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, क्या है, वाइट ब्लड सेल्स है। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसा मूवमेंट करते हैं कि कहीं से भी अपने आकार को बदल के मूव कर सकते हैं। एंड मैक्रोफाजेस ऑफ द ह्यूमन लिम्फेटिक सिस्टम।
साइक्लोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस मतलब साइक्लोन की तरह गोल गोल घूमना। सो साइटोप्लाज्मिक और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो कि मदद करता है क्या? पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूशन करने में, क्या करने में? डिस्ट्रीब्यूशन करने में, फैलाने में न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है। सीलियरी मूवमेंट, सीलिया क्या होता है? सीलिया होते हैं ऐसे छोटे छोटे हेयर जो किसी की शरीर पे होते हैं, जैसे कि पैरामीशियम अगर आपने देखा हो तो पैरामीशियम की बॉडी पे क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे हेयर होते हैं जो कि मदद करते हैं उसको किसमें? मूव करने में। सीलिया ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारी क्या जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उसमें भी क्या होता है? सीलिया होता है, जो कि क्या होता है? फॉरेन बॉडीज को, म्यूकस को बाहर ऊपर की तरफ धक्का देने में मदद करता है। राइट। इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डस्ट पार्टिकल्स बाहर की तरफ फेंकता है। और कहाँ है सीलिया? जो हमारी फलोपियन ट्यूब होती है। क्या होती है? जो हमारी फलोपियन ट्यूब होती है। फलोपियन ट्यूब किससे जुड़ी हुई होती है? एक एंड पे तो किससे जुड़ी हुई होती है? यहाँ पर ऐसे होता है स्ट्रक्चर, राइट। यहाँ पे ऐसे होते हैं ये हैंड्स जैसे स्ट्रक्चर, और यहाँ पर कौन होता है? यूट्रस होता है। तो अब फलोपियन ट्यूब यहाँ से जब ओवरी ने क्या दिया? एग दिया है। क्या दिया है? अंडा रिलीज किया है, एग रिलीज किया है ओवरी ने। तो ये एग अपने आप तो चल के यहाँ यूट्रस में आएगा नहीं, कौन देगा? जो फलोपियन ट्यूब है उसमें भी ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एग को आगे की तरफ धक्का देंगे। ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये है हमारी सीलिया। साथ ही में वासा एफरेंशिया जो होती है, वासा एफरेंशिया किसमें? मेल्स में। क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करती है किसको? स्पर्मेटोजोआ को। किसको? स्पर्मेटोजोआ को। तो फीमेल्स में क्या है? फीमेल्स में हमारे को मिलेगी फलोपियन डक्ट में। कहाँ पे? फलोपियन डक्ट में मिलेगी, एग का मूवमेंट करवा रही है। और मेल्स में हमारे को कहाँ मिलेगी? वासा एफरेंशिया में। कहाँ मिलेगी? वासा एफरेंशिया में। किसका मूवमेंट करा रही है? स्पर्मेटोजोआ का। किसका? स्पर्मेटोजोआ का। ठीक है। फ्लैजुलर मूवमेंट क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जिनके आगे एक बहुत बड़ा विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? बहुत बड़ा विप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? एक तरीके का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होता है जो कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है। अगर आपको ध्यान हो, एक हमारा बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर है किसका? हमारे स्पर्मेटोजोआ का। किसका? हमारे स्पर्मेटोजोआ का, जिसमें जो इसकी टेल होती है ये क्या होता है? फ्लैजेला होता है, जो इसको क्या करता है? आगे प्रोपेल करने में, मूव करने में मदद करता है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। मस्कुलर मूवमेंट्स क्या होते हैं? वो मांसपेशियों के मूवमेंट्स, किसकी वजह से? उनके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से। उनका क्या काम होता है? दिस बेसिक मैकेनिज्म इज यूज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, राइट। और क्या काम होता है इसका? मैकेनिज्म क्या होता है मस्कुलर मूवमेंट का? जो हमारी मांसपेशियां हैं वो संकुचित होती हैं, रिलैक्स होती हैं, उसकी वजह से क्या होता है? हमारा मूवमेंट होता है। और हो सकता है मस्कुलर मूवमेंट की वजह से हमारा लोकोमोशन भी हो। ठीक है। अब क्या है? लोकोमोशन इन ह्यूमंस देखने वाले हैं हम। किस पे डिपेंडेंट होता है? मूवमेंट ऑफ मसल्स पे। जब हमारी टांगे चलेंगी, जब हमारी टांगों की मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होएगा तब वो टांग उठेगी। क्या होएगा? तब वो टांग उठेगी और उठकर क्या होएगा? आगे बढ़ेगी। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? मूवमेंट भी हो सकता है और लोकोमोशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मूवमेंट भी हो सकता है और लोकोमोशन भी हो सकता है। अब ये मूवमेंट और लोकोमोशन करवाने के लिए जो बोन्स होती हैं, जो क्या होती हैं? हड्डियां होती हैं, उनको किससे जुड़ा होना पड़ता है? उनको मसल्स से जुड़ा होना पड़ता है। किससे जुड़ा होना पड़ता है? मसल्स से जुड़ा होना पड़ता है। और वो मसल्स जो स्केलेटल सिस्टम से जुड़ी हुई हो, जो हमारे स्केलेटन से, कंकाल से जुड़ी होती हैं, वो मांसपेशियां, उनको हम क्या बोलते हैं? या वो कौन से प्रकार की होती हैं? वो होती हैं स्केलेटल मसल्स, जो हम हमारी मर्जी से हिला सकते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं? हमारी विल से। दे आर वॉलेंट्री मसल्स, जो हम हमारी मर्जी से, हमारी काबू में होती हैं, हम अपनी मर्जी से उनको हिला सकते हैं। ठीक है।
टाइप्स ऑफ मसल्स की अगर हम बात करें तो हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में भी मस्कुलर टिश्यू को काफी डीप में पढ़ा था, काफी गहराई से पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो वहां पे हमने 3 प्रकार के मसल्स पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? हमने पढ़े थे स्केलेटल मसल्स जो हमारे मूवमेंट और लोकोमोशन में मदद करते हैं। दूसरे हमने पढ़े थे कौन से? स्मूथ मसल्स। कौन से पढ़े थे? स्मूथ मसल्स या फिर अनस्ट्राइएटेड मसल्स। क्या पढ़े थे? अनस्ट्राइएटेड मसल्स पढ़े थे, जो कि कहाँ होते हैं? हमारे विसरल ऑर्गन्स में होते हैं। जिन ऑर्गन्स का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में, काबू में नहीं होता है, उन ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमारे कहाँ? ईसोफेगस में। पेरिस्टालसिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। यूट्रस की लाइनिंग में या फिर हमारे कहाँ? ब्लैडर की लाइनिंग में, जहां पर क्या है? हमारा जो मसल्स का जो कंट्रोल है वो हमारे पास नहीं है, वहां पे कौन होंगी? स्मूथ मसल्स होंगी, राइट। तीसरी हमने पढ़ी थी जो हमारे दिल को धड़काने में मदद करती है, कार्डियक मसल्स। क्या होती हैं? कार्डियक मसल्स होती है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। वो क्या होती है? स्लाइटली स्ट्राइएटेड होती है, उसमें भी थोड़े थोड़े क्या होते हैं? स्ट्राइएशंस होते हैं, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक बार ये देख लेते हैं क्या है। ह्यूमंस में जो मसल्स होती हैं वो 40 से 50% शरीर का जो क्या होता है? वेट होता है, उसमें क्या होता है? 40 से 50% मसल्स होते हैं। जो मसल्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। स्केलेटल होते हैं, स्ट्राइप्ड भी बोल सकते हो या फिर स्ट्राइएटेड भी बोल सकते हो या फिर वॉलंटरी भी बोल सकते हो। वॉलंटरी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? हमारे कंट्रोल में होते हैं, अंडर आवर विल होते हैं। स्मूथ को हम अनस्ट्राइप्ड, अनस्ट्राइएटेड या नॉन स्ट्राइएटेड विसरल मसल्स भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इनवॉलंटरी मसल्स होती है, हमारे काबू के बाहर होती है। तीसरी होती है कार्डियक मसल्स। तीसरी क्या होती है? कार्डियक मसल्स होती हैं। स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स हम बहुत ही डेप्थ में पढ़ चुके थे। स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं? स्केलेटल मसल सबसे पहले तो क्या होते हैं? स्ट्राइएटेड होते हैं। इनमें क्या होते हैं? डार्क बैंड और लाइट बैंड्स होते हैं। साथ ही में इनमें क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। वॉलंटरी मसल्स होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। क्या होते हैं? हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो ये क्या है? स्ट्राइएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है एंड वॉलंटरी है, ठीक है। अनब्रांच्ड है। कैसी हैं ये? अनब्रांच्ड होती हैं, इनकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। जबकि आप कार्डियक अगर आपको याद हो तो कार्डियक में क्या होता है? ब्रांचिंग होती थी, ठीक है। सो ये कहाँ मिलती है हमारे को? लिम्स में, बॉडी वॉल में, सारी उन जगहों में जिन जगहों को हम अपनी मर्जी से हिला या रोक सकते हैं, जैसे कि हमारे लिम्स, हाथ पैर, बॉडी वॉल, टंग, जुबान, फेरिंग्स। जब हम गटकते हैं तो हम हमारी मर्जी से गटकते हैं। एंड बिगिनिंग ऑफ ईसोफेगस। सो दीज मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द एनिमल। एंड ये कहाँ होती है? ये अटैच्ड होती हैं किससे? जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो किससे अटैच होती है? अटैच टू दी स्केलेटल सिस्टम। किससे अटैच होती हैं? स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती हैं, ठीक है। दूसरा बात, द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स इज वाटर। मसल का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। और जो पोटेशियम है, जो K+ आयन है, वो मोस्ट अबंडेंट मटेरियल है या मिनरल है। मोस्ट अबंडेंट मिनरल आपको दिखेगा। ये बातें हम आगे भी पढ़ेंगे। इन मिनरल्स के साथ में जो हमारे क्या है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। और भी बाकी सारे जो हैं ये क्या होते हैं? ट्रेस होते हैं। ये ट्रेस्ड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ कम मात्रा में हमारे को ये मिलते हैं, राइट। अब हम अगर आगे देखते हैं तो क्या है? स्मूथ मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्मूथ मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्मूथ मसल्स कहाँ मिलते हैं? उन सारी जगहों में मिलते हैं जहां पर हमारे का कंट्रोल नहीं है। हमारा क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोलेबल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री। वो अपनी मर्जी से चलती हैं, हमारी मर्जी से नहीं चलती हैं।
कहाँ होंगी? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस में, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में, स्टमक में, इंटेस्टाइन्स में, लंग्स में, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में, ब्लैडर में, ब्लड वेसल्स में, आइरिस ऑफ द मसल्स। क्या होता है? जब आप आंख में लाइट डालते हो तो जो आइरिस आपकी क्या होती है? छोटी बड़ी होती है, वो तो अपने आप होती है, आप तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो वहां पर भी क्या होंगी? स्मूथ मसल्स होंगी डर्मिस ऑफ स्किन में एंड इरेक्टर पिलाई मसल्स में, जो आपके कहाँ होते हैं? स्किन के हेयर में होते हैं, जिसकी वजह से आपके रोंगटे खड़े होते हैं, गूज बम्स आते हैं, उनमें भी कौन प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। कैसे होते हैं ये? कैसे होते हैं ये? टेपर्ड होते हैं एंड पे। कैसे होते हैं? टेपर्ड होते हैं एंड पे। और कैसे होते हैं ये? यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉट अटैच्ड टू, किससे जुड़े हुए नहीं होते? एसएस स्केलेटल सिस्टम से नहीं जुड़े हुए होते। किसके साथ जुड़े हुए होते हैं या किससे एसोसिएटेड होते हैं? विसरल ऑर्गन से जुड़े हुए होते हैं। ये भी क्या होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, इनकी भी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। ठीक है, नेवर कनेक्ट विद द स्केलेटन, कभी भी कंकाल से जुड़ते नहीं हैं। मसल फाइबर्स इलोंगेटेड होते हैं, स्पिंडल शेप बोलता है हम, फ्यूजीफॉर्म। ईच फाइबर में क्या होता है? एक ओवल न्यूक्लियस होता है सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, जिसको हम सार्कोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। सार्कोप्लाज्म हम किसको बोलते थे? जल्दी से बताओ, सार्कोप्लाज्म किसको बोलते थे? मसल सेल जो होता था, मायोसाइट में क्या होता था? जो साइटोप्लाज्म, मसल सेल का क्या होता था? जो साइटोप्लाज्म होता था, उसको हम क्या बोलते थे? साइटोप्लाज्म बोलते थे। और मसल सेल की जो क्या होती थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी। क्या होती थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती थी। उसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में जो मायोफिब्रिल्स होते हैं, अब हर मसल सेल में हमने क्या पढ़ा था? हर मसल सेल में हमने पढ़ा था कि लंबे लंबे क्या होते हैं? मायोफिब्रिल्स होते हैं, जो कि प्रोटीनेशियस होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। राइट, दो तरीके के फिलामेंट से बने हुए होते हैं। किससे? एक्टिन और मायोसिन के, एक्टोमायोसिन से बने होते हैं। क्या? मायोफिब्रिल्स बने होते हैं, जो कि लॉन्गिट्यूडनली, अगर क्या है हमारा, ये है स्पिंडल फॉर्म सेल, क्या है ये? फ्यूजीफॉर्म सेल अगर प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा? हमारे जो फिब्रिल्स होंगे वो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होंगे। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, सो देयर इज नो सार्कोलेमा, कोई सार्कोलेमा नहीं है। राइट, क्या नहीं है? कोई सार्कोलेमा नहीं है। फाइबर किससे इंक्लोज्ड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इंक्लोज है। अब स्मूथ मसल्स में क्या होता है? स्मूथ मसल्स में हम मसल के सेल की मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, जो एक्शन है इन मसल्स का, दैट इज कंट्रोल्ड बाय, किसकी कंट्रोल में होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, इसलिए वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। तीसरी आती है हमारी कार्डियक मसल्स। अगर आप देख सकते हैं तो ये क्या है? ब्रांचिंग है, इंटरकैलेटेड डिस्क है। अगर हम स्मूथ मसल्स में देखें तो स्मूथ मसल्स में क्या नहीं थे? नो स्ट्राइएशंस। क्या नहीं थे? नो स्ट्राइएशंस, या फिर हम इनको क्या बोलेंगे? अनस्ट्रिप्ड। क्या बोलेंगे? अनस्ट्रिप्ड, मतलब किसी भी प्रकार के डार्क या लाइट बैंड्स नहीं है। जबकि जो हमारी कार्डियक मसल्स है, इनमें क्या है? स्लाइट या लाइट आप बोल सकते हो, स्लाइट डार्क एंड लाइट बैंड्स आपको दिख सकते हैं। अगर आप यहाँ डायग्राम में भी देखेंगे तो आपको डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख सकते हैं। उतने डार्क नहीं दिखेंगे जितने कि आपको स्केलेटल मसल्स में दिखते हैं, लेकिन यहाँ आपको स्लाइटली स्ट्राइएशन दिख सकते हैं। कहाँ मिलेंगे ये आपको? कार्डियक मसल्स, वॉल ऑफ हार्ट में एंड वॉल ऑफ लार्ज वेन्स में। जो लार्ज वेन्स होती हैं उनकी वॉल्स में आपको मिलेंगी, जहां पर ये वॉल्स वेन्स कहाँ एंटर कर रही हैं? आपके हार्ट में एंटर कर रही हैं। ठीक है, ये जो फाइबर्स हैं ये शो करते हैं कैरेक्टर्स बोथ अनस्ट्रिप्ड एंड स्ट्रिप्ड मसल फाइबर्स के। ईच फाइबर लॉन्ग है, सिलिंड्रिकल है स्ट्रक्चर में, और क्या है? एक डेफिनेट सार्कोलेमा इसमें भी नहीं है।
क्या होता है, कार्डियक मसल में भी क्या नहीं है, सार्कोलेमा आपको नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है, सार्कोलेमा नहीं मिलती है। सार्कोलेमा आपको प्रॉपर सार्कोलेमा कहाँ मिल रही है, स्केलेटल मसल में मिलती है। जो फाइबर्स हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड हैं और न्यूक्लियाई कहाँ होता है, सेंटर में होता है। जो फाइबर्स हैं उनमें लेटरल ब्रांचेस होती हैं। क्या दिखाया मैंने आपको, लेटरल ब्रांचेस देखे थे हमने। ये क्या है, ये ब्रांचेस हैं, लेटरल ब्रांचेस हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्लिक ब्रिजेस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑब्लिक ब्रिजेस बोल रहे हैं। ये क्या मदद करते हैं, जब भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो क्या है, ऑब्लिक ब्रिजेस हैं, ये पूरी की पूरी मसल में एक साथ कॉन्ट्रैक्शन लाने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं। और क्या होते हैं, इनमें होती है इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, जो कि इन कॉन्ट्रैक्शंस को बूस्ट करने में, तेज करने में मदद करती हैं, राइट। The myofibrils have transverse, faint, dark and light bands which alternate with each other. कार्डियक मसल्स में भी स्ट्राइप्ड मिल सकती हैं, लेकिन उनमें क्या है, डार्क इंटरकैलेटेड डिस्क हैं इंटरवल्स पे। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं। दो कार्डियक मसल के सेल्स के जो जुड़ रहे हैं, जैसे कि ये एक सेल है, साथ में क्या होगा, ये दूसरा सेल है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो डार्क रीजन है ये इन दोनों के क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मिलने वाली जगह है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क बोल रहे हैं, जो कि एडजेसेंट फाइबर्स में, मसल फाइबर्स में आपको मिलेंगे। तो ये क्या फंक्शन करते हैं, जो मैंने अभी क्या बताया, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आपका, कॉन्ट्रैक्शन को बूस्ट करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं, बूस्ट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन को बूस्ट होने में मदद करते हैं, साथ में परमिट करते हैं वेव ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्योंकि क्या होता है, जो ऑब्लिक ब्रिजेस हैं, देखो क्या देखे थे हमने डायग्राम में, ऑब्लिक ब्रिजेस हैं, ये ऑब्लिक ब्रिजेस दिख रहे हैं। अगर ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस ऑब्लिक ब्रिज से ये कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पहुंचेगा, इस मसल फाइबर तक भी पहुंच पाएगा। ये काम होता है ऑब्लिक ब्रिज का, और इंटरकैलेटेड का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन को बूस्ट करना, ठीक है। इतनी बातें समझ आए। अब ये देखो क्या है, टाइप्स ऑफ मसल्स के हम डायग्राम लेकर आए हैं आपके लिए। स्केलेटल मसल्स को आप देखो, ये क्या दिख रही है आपको, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिख रही है। क्या दिख रही है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिख रही है। यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल्स दिख रहे हैं, और क्या है, सिंगल लार्ज ओवल न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लिएटेड मतलब यूनी न्यूक्लिएटेड, राइट। और यहाँ पर क्या है, ये हैं हमारे ऑब्लिक ब्रिजेस। क्या है, ऑब्लिक ब्रिजेस हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल्स। कार्डियक मसल्स आपको हार्ट और वेन्स में मिलेंगी, स्केलेटल मसल्स आपको लिम्स में और जहां भी आपको वॉलंटरी मूवमेंट करना है वहां मिलेंगी। स्मूथ मसल्स कहाँ मिलेंगी, हमारे को विसरल ऑर्गन्स में मिलेंगी, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर किसका, स्केलेटल मसल का, क्योंकि हमारे को यहाँ क्या देखना है, मूवमेंट और लोकोमोशन के बारे में बात करनी है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम एक बार यहाँ पे स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ें, हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार स्केलेटल मसल का डायग्राम देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी बोन है, ये ऐसे है कि हमारी बोन, राइट, ऐसे है कि नहीं है। अब इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये मसल का पूरी की पूरी मसल ऐसी जुड़ी हुई है, ऐसे कुछ जुड़ी हुई है, राइट, ऐसे जुड़ी हुई है। अब ये क्या है, ये है हमारी पूरी की पूरी मसल। अब क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम सोचते हैं कि हाँ भाई ये मसल है, क्या है भाई ये मसल है, लेकिन इसमें मसल फाइबर्स कैसे अरेंज्ड है, मसल फाइबर्स में मायोफिब्रिल्स कैसे अरेंज्ड है। तो एक बार इसका छोटू सा डायग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या देख रहे हैं, एक बार इसका छोटू सा डायग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे ये मैंने आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। एक बार सिर्फ मैं यहाँ पे
जल्दी से वापस रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा पूरा मसल है, क्या है, हमारा पूरा मसल है, ठीक है। मसल लिख ले हम इसको यहाँ पे, ये हमारी पूरी मसल है। अब इसमें क्या है, काफी सारे बंडल्स हैं, क्या है, काफी सारे बंडल्स हैं, ठीक है। ये बंडल्स हैं, ऐसे बंडल्स हैं, ठीक है, ये ऐसे बंडल्स बने। अब ये इन बंडल्स को हम क्या बोल रहे हैं, इन बंडल्स को हम या तो बोलेंगे बंडल्स या फिर हम इसको बोलेंगे फैसिक्यूलाई। क्या बोलेंगे, फैसिक्यूलाई बोल रहे हैं, मसल फैसिक्यूलाई। हर एक बंडल को हम क्या बोल रहे हैं, मसल फैसिक्यूलाई बोल रहे हैं, राइट। अब ये क्या है, इस मसल फैसिक्यूलाई के अंदर क्या है, हमारे काफी सारे मसल फाइबर्स हैं, क्या है, काफी सारे मसल फाइबर्स हैं। मतलब क्या है, जो फैसिकुलाई है वो किसका बंडल है, मसल फाइबर का बंडल है। किसका बंडल है, मसल फाइबर का बंडल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर होंगे हमारे काफी सारे मसल फाइबर्स। ये देखो, काफी सारे क्या होंगे, मसल फाइबर्स होंगे। इनको हम बोल सकते हैं मायोसाइट्स। क्या बोल सकते हैं, मायोसाइट्स भी बोल सकते हो, या फिर आप इनको क्या बोल सकते हो, मसल फाइबर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, मसल फाइबर भी बोल सकते हो। ऐसे हर फैसिकल किससे बना होगा, बंडल ऑफ मसल फाइबर से बना होगा। किससे बना होगा, बंडल ऑफ मसल फाइबर से बना होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या होगा, अगर हम देखें इस एक मसल फाइबर को देखते हैं, किसको देखते हैं, इस एक मसल फाइबर को देखें, तो इस मसल फाइबर के अंदर, इस मसल फाइबर को हम बड़ा करके अगर बना लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, छोटा करते हैं। इसके अंदर क्या बना रहे हैं हम, ये मसल फाइबर बना लेते हैं कि ये कैसे इसमें अरेंज्ड है, कैसे इसमें अरेंज्ड है, ठीक है। ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम इसको बना रहे हैं ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारा एक मसल फाइबर है, क्या है, दिस इज आवर वन मसल फाइबर, ठीक है। एक मसल फाइबर है। अब इस एक मसल फाइबर का हम क्या ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। और इस क्रॉस सेक्शन को हम यहाँ देखने वाले हैं। कैसे देखेंगे हम, या फिर नीचे देखने वाले हैं, कैसे देखेंगे हम बनाएंगे इसका क्रॉस सेक्शन। और इस क्रॉस सेक्शन में क्या मिलेगा आपको, इस क्रॉस सेक्शन में आपको मिलेंगे काफी सारे, किस कलर से बनाए, चलो पिंक से बना लेते हैं, ठीक है। काफी सारे मायोफिब्रिल्स, क्या मिलेंगे, काफी सारे मायोफिब्रिल्स। ये क्या है सब, ये है हमारे मायोफिब्रिल्स। क्या होते हैं मायोफिब्रिल्स, किससे बने होते हैं मायोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स बने होते हैं किससे, एक्टिन प्लस मायोसिन से। किससे बने होते हैं, एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं, जिसको हम और क्या बोलते हैं, एक्टोमायोसिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टोमायोसिन भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, राइट। अब ये क्या है, ये सारे मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट हैं। तो ये जो हमने ऑरेंज सर्कल्स बनाए हैं, इनके अंदर आपको ये कैसे दिखेंगे, मायोफिब्रिल्स ऐसे दिखेंगे। क्रॉस सेक्शन अगर हम नहीं काटे तो ये मायोफिब्रिल्स ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होंगे, एक मसल फाइबर में ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होंगे। इतनी बात समझ आ गई। तो अब क्या है, अब यहाँ पर जो बात है हमारी वो ये है कि मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को, स्केलेटल मसल की मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सार्कोलेमा। क्या बोल रहे हैं, सार्कोलेमा। अब इस मसल फाइबर के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, क्योंकि मसल सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। इस मसल फाइबर के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये ठीक है। डॉट से मैं क्या बना रही हूँ, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म जो मसल में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म। मसल सेल का साइटोप्लाज्म को हमने क्या बोला है, सार्कोप्लाज्म बोला है। वो कहाँ प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल्स के बीच में प्रेजेंट है। जो मेम्ब्रेन है मसल फाइबर की उसको हम सार्कोलेमा बोल रहे हैं। इतनी बातें समझ आ गई आपको, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई,
राइट। अब यहां पर क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, जो क्या है, जो मसल फाइबर में ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक, क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब क्योंकि ये मसल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो इनको तो ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। कहाँ से मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सार्कोसोम्स। क्या बोलते हैं, सार्कोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्कोसोम्स। साथ साथ में बोलते जाओ, याद होता जाएगा, जल्दी से बोलो, सार्कोसोम्स। ठीक है, क्या हुआ, जो स्केलेटल मसल्स के माइटोकॉन्ड्रिया हैं उनको हमने क्या बोला है, सार्कोसोम्स, और जो ईआर है उसको हमने क्या बोला है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई कि नहीं आ गई? ठीक है, अब क्या है, जो मेम्ब्रेन्स है, जो मसल है वो पूरी किससे कवर्ड है, एक कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है। जो मसल का फाइबर का बंडल है वो भी कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड है, राइट। और जो हर मसल फाइबर है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की शीथ से लेयर्ड है। ठीक है, अब इनके भी नाम है अलग अलग। तो जो मसल की लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एपीमाइजियम। क्या बोल रहे हैं, एपीमाइजियम। जो मसल फाइबर के जो बंडल्स की लेयर है, फैसिकल की जो बंडल की लेयर है, क्या है, फैसिकल, फैसिक्यूला या फैसिकल का जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरीमाइजियम। क्या बोल रहे हैं, पेरीमाइजियम। और जो हर मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है, क्या है, जो हर मसल फाइबर के चारों तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंडोमाइजियम। क्या बोल रहे हैं, एंडोमाइजियम। सो एपीमाइजियम, पेरीमाइजियम और एंडोमाइजियम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या है, एक चीज और है यहां पर, तो हम देखते हैं कि जो लेयर जो कहाँ है, मसल फाइबर के बंडल्स के बीच में है, इनको हम क्या बोल रहे हैं। ये जो मैं आपको ग्रीन से हाईलाइट करके दिखा रही हूं, ये क्या है, ये है हमारा फैसिया। ये क्या है, फैसिया है। ठीक है, जो किसके चारों तरफ है, फैसिकल्स के चारों तरफ है। किसके चारों तरफ है, फैसिकल्स के जो चारों तरफ है उसको हम क्या बोल रहे हैं, फेसिया। ठीक है, फेसिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें समझ आ गई कि कैसे मसल है, मसल के अंदर कैसे मसल फाइबर के बंडल्स हैं। मसल फाइबर के बंडल में से हमने एक किसको निकाला, मसल फाइबर को निकाल के देखा, और मसल फाइबर का भी हमने क्या कर दिया, डाइसेक्शन कर दिया, जिसके अंदर हमारे को क्या मिले, एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट्स मिले, जिनको हमने क्या बोला है, मायोफिब्रिल बोला है। इतनी बातें समझ आ गई। चलिए एक बार थ्योरी देख लेते हैं। तो अब क्या है, हर स्केलेटल मसल में क्या है, बहुत सारे फाइबर्स हैं। ये तो हमने देखे क्या है, बहुत सारे फाइबर्स हैं। देखे कि नहीं देखे कि क्या है, हर स्केलेटल मसल में क्या है, बहुत सारे, ये ऑरेंज कलर के क्या है, मसल फाइबर्स हैं। क्या है, मसल फाइबर्स हैं। हर मसल फाइबर एक इलोंगेटेड सेल है विच इज सिंक्सीशियल। कैसा है ये, हर मसल फाइबर कैसा है, मसल फाइबर इज व्हाट, इसके ऊपर मल्टी न्यूक्लिएटेड है ये जगह। ये क्या है, मसल फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है। स्केलेटल मसल कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और इनमें क्या होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। इसकी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। सार्कोलेमा क्या होता है, सार्कोलेमा बाहर निकलती है टू फॉर्म टी ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स टी ट्यूब्यूल्स बनाती है। अभी हम डायग्राम देखेंगे आगे। जो टी ट्यूब्यूल्स के जो एक्सटेंशंस हैं वो कहाँ खुलते हैं, आउटसाइड फाइबर के। मान लो ये क्या है, आपका मसल फाइबर है, मसल फाइबर की ये क्या है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें कुछ क्या है, ट्रांसवर्स इलोंगेटेड इन्वेजिनेशंस है। क्या है, ट्रांसवर्स इलोंगेटेड इन्वेजिनेशंस हैं, जिनको हमने क्या बोला है, टी ट्यूब्यूल्स बोला है। ऐसे इलोंगेटेड ट्रांसवर्स इन्वेजिनेशंस है जिनको हमने क्या बोला है,
टी ट्यूब्यूल्स बोला है। क्या बोला है? टी ट्यूब्यूल्स बोला है। ये टी ट्यूब्यूल्स कहाँ खुलते हैं? ये टी ट्यूब्यूल्स मसल फाइबर के बाहर खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? ये पूरा मसल फाइबर है, मसल फाइबर के कहाँ खुल रहे हैं? बाहर की तरफ में खुल रहे हैं, राइट। इट्स साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज सार्कोप्लाज्म, जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पर क्या होंगे? काफी सारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। क्यों होंगे माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या बोला है? यहाँ पे सार्कोजोम बोला है। चलो तो फिर हम यहाँ पे सार्कोजोम ही लिखते हैं ना। क्यों लिखे हम माइटोकॉन्ड्रिया? याद कैसे होएगा फिर? क्या लिख रहे हैं? सार्कोजोम लिख रहे हैं। सार्कोजोम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सार्कोप्लाज्म में क्या है? सार्कोप्लाज्म में बहुत सारा क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। यहाँ पर क्या है? टी ट्यूब्यूल्स के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का हाई नेटवर्क है। अब हाई नेटवर्क को, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हमने क्या बोला था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या बोला था? स्केलेटल मसल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब एक टी ट्यूब्यूल और साथ में उसके दोनों तरफ क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। तो वो क्या बनाते हैं? एक ट्रायड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ट्रायड बनाते हैं, जिसमें कि क्या होता है? टी ट्यूब्यूल होते हैं एंड दोनों तरफ के क्या हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के रीजन्स हैं, सेगमेंट्स हैं। हर मसल फाइबर में क्या होंगे? बहुत सारे मायोफिब्रिल्स होंगे, जिनमें क्या होंगी? स्ट्राइएशंस होंगी। और ये स्ट्राइएशंस किसकी बनी हुई हैं? डार्क बैंड्स की एंड लाइट बैंड्स की। किसकी? डार्क बैंड्स एंड लाइट बैंड्स के क्या हैं? ये स्ट्राइएशंस है। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर तुम्हारे को क्या दिखेगी? बहुत ही बढ़िया तरीके से ये जो छेद दिख रहे हैं, ये छेद किसके हैं? ये टी ट्यूब्यूल के छेद है। किसके छेद है? किसकी ओपनिंग है? ये टी ट्यूब्यूल के छिद्र हैं, ये टी ट्यूब्यूल। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का रीजन है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बोल दिया। न्यूक्लियस है आपको यहाँ पर दिखाया हुआ। सार्कोलेमा क्या है? मेम्ब्रेन है। सार्कोलेमा क्या है? ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्या है? सार्कोलेमा क्या है? मेम्ब्रेन है। ये जो आपको क्या दिख रहे हैं? इनवैजिनेशन दिख रहे हैं। सार्कोलेमा में क्या है? इनवैजिनेशंस हैं, जो बाहर की तरफ ये लाइनिंग्स खुल रही हैं। ये क्या खुल रही हैं? जो ट्यूब्यूल्स खुल रही हैं, ये क्या है? इनवैजिनेशंस। ये छेद क्या है? यहाँ पर ये ऐसे खुल रहा है। इनको क्या बोला है हमने? इनको बोला है टी ट्यूब्यूल्स। अब टी ट्यूब्यूल्स और साथ में क्या है हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को हम क्या बोल रहे हैं? ट्रायड बोल रहे हैं। ये हमारा एक मसल फाइबर का डायग्राम है। मसल फाइबर के अंदर क्या होगा? पहले तो सार्कोप्लाज्म होगा। सार्कोप्लाज्म में क्या होगा? सार्कोजोम्स होंगे। क्या होंगे? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये रे, इनको हम क्या बोलते हैं? सार्कोजोम्स बोलते हैं। ठीक है, अब सार्कोजोम्स के साथ में सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी है। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में हमारे एक मसल फाइबर में क्या अरेंज्ड होंगे? काफ़ी सारे मायोफिब्रिल अटैच्ड होंगे, सॉरी प्रेजेंट होंगे, अटैच्ड नहीं होंगे, काफ़ी सारे मायोफिब्रिल। ये एक मायोफिब्रिल है पूरा का पूरा। अब एक मायोफिब्रिल के अंदर आपको क्या मिल रहे हैं? थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट क्या होता है? थिक फिलामेंट होता है हमारा मायोसिन। क्या होता है? म से मोटा थिक एंड म से मायोसिन, ऐसे याद रखेंगे, राइट। और थिन कौन सा होता है? एक्टिन होता है। थिन कौन सा होता है? एक्टिन होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मायोफिब्रिल में क्या है? डार्क और लाइट बैंड्स है। डार्क बैंड्स को हम ए बैंड्स बोलते हैं, एन आइसोट्रोपिक बैंड्स। मतलब डार्क क्यों है और एन आइसोट्रोपिक क्यों है? डार्क क्यों है और एन आइसोट्रोपिक क्यों है? क्योंकि इसमें दो तरीके के बैंड्स आते हैं। इसमें मायोसिन का भी इन्वॉल्वमेंट है, साथ ही में इसमें एक्टिन के भी रीजन्स मिलेंगे। तो जिस जगह में ये दोनों मिलेंगे वहाँ पे थोड़ा रीजन डार्क हो जाएगा और उसको हम क्या बोलेंगे? डार्क बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डार्क बैंड बोलेंगे। लाइट बैंड में क्या है? लाइट बैंड में सिर्फ क्या है? सिंगल रीजन है, एक्टिन है। लाइट बैंड में सिर्फ क्या मिल रहा है? आइसोट्रोपिक
आइसोट्रॉपिक है, मतलब एक ही तरीके का बैंड है इसमें, जो कि क्या है, एक ही तरीके का फिब्रिल है, एक्टिन है। ठीक है, आइसोट्रॉपिक, ये एक ही वर्ड है, आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, at the center of the A band a comparatively less dark zone called H zone named after Hansen was या is present। ठीक है, अब आपको इसका एक डायग्राम दिखाते हैं, शायद एक डायग्राम तो पीछे भी चला गया, यहाँ पर ही आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, इसका एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। चलो, एक डायग्राम था यहाँ पर जो मैं आपके लिए लेकर आई थी, एक तो ये है और नहीं है, चलो हम बना के यहाँ पे दिखाते हैं आपको डायग्राम। ठीक है, आओ, ये ले ली हमने एक नई स्लाइड। अब क्या है, चलो अब हमारे को बनाना है एक डार्क बैंड। सबसे पहले तो हम बीच में बनाएंगे एक डार्क बैंड। ठीक है, डार्क बैंड के लिए थोड़ा सा पॉइंटर कर लेते हैं मोटा। अब ये हो गया हमारा एक डार्क बैंड। ठीक है, कोई और कलर से बनाए क्या, पिंक से नहीं दिख रहा है तो चलो इसको येलो से बना लेते हैं। ठीक है, बीच में, और इसका थोड़ा सा पॉइंटर भी बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब क्या है, एक ये है हमारा डार्क बैंड, सॉरी थिक बैंड, ये भी थिक बैंड है, इसको भी थिक बैंड करो और इसको भी थिक फिलामेंट कर दो। ठीक है, ये थिक फिलामेंट हो गए। अब हमारे को क्या बनाने हैं, हमारे को बनाने हैं थिन फिलामेंट। क्या बनाने हैं, थिन फिलामेंट बनाने हैं। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, थिन फिलामेंट्स बनाएंगे। ठीक है, चलो थिन फिलामेंट्स बनाए। ओके, अब बना रहे हैं हम थिन फिलामेंट्स। ठीक है, ये क्या है हमारा थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट, राइट। इधर भी बना लेते हैं थिन फिलामेंट्स, ये हमारा थिन फिलामेंट, राइट, ये भी हमारा एक थिन फिलामेंट, साथ साथ बनाएंगे ये भी हमारा थिन फिलामेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो थिक फिलामेंट है ये किसके बने हुए हैं, थिक फिलामेंट जो है वो किसके बने हुए हैं, यहाँ पर एक बार कलर मार्केशन कर ले। जो थिक फिलामेंट है वो किसके हैं, मायोसिन के हैं, और जो थिन फिलामेंट हैं वो किसके हैं, एक्टिन के हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख ले इन दोनों को। चलो लिख लेते हैं कि जो येलो कलर वाले थिक फिलामेंट्स हैं वो मायोसिन के हैं, और जो वाइट कलर के थिन फिलामेंट्स हैं वो क्या हैं, क्या है वो किसके बने हुए हैं, एक्टिन के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं, एक्टिन के बने हुए। अब क्या है, इनको पकड़ने के लिए, इनको उनकी जगह पर रखने के लिए क्या चाहिए हमारे को, इनको इनकी जगह पर रखने के लिए हमारे को क्या चाहिए, हमारे को कुछ लाइंस चाहिए, कुछ रस्सियां चाहिए जो इनको अपनी जगह पे रखेंगी। तो यहाँ पर हम एक तरीके की लाइन बनाते हैं। ठीक है, पहली लाइन हम वो बनाएंगे जो कि क्या होगा, जो कि मायोसिन को अपनी जगह पे रखेगी। तो जो मायोसिन को, ये जो ब्लू लाइन है इसको हम पूरी लाइन बना देते हैं, कंटिन्यूस लाइन बना देते हैं। तो जो लाइन मायोसिन को अपनी जगह पे रखेगी उसको हम बोलेंगे एम लाइन। क्या बोल रहे हैं, एम लाइन बोल रहे हैं। और जो लाइन एक्टिन को अपनी जगह पे रखेगी, दोनों तरफ एक्टिन है तो दो लाइंस होंगी, जो लाइन एक्टिन को अपनी जगह पे रखेगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे जेड लाइन। क्या बोला है, जेड लाइन बोला है। इतनी बातें समझ आ गई। अब क्या है, अब यहां से चालू हो गया हमारा काम। ठीक है, अब क्या है, हमारे को सिर्फ लेबलिंग करनी है, हमारा डायग्राम पूरा बन चुका है। तो अब आपको देखो यहाँ पे आपको तीन तरीके के रीजन्स दिख रहे हैं। पहला रीजन कौन सा है, पहला रीजन है जहां पर आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है, जहां पर आपको मायोसिन भी मिल रहा है और एक्टिन भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, मायोसिन भी मिल रहा है और एक्टिन भी मिल रहा है। मतलब ये वाला हिस्सा मायोसिन वाला भी और क्या है, एक्टिन भी है इसमें। तो इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं, डार्क बैंड बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ए बैंड। ये जो जगह है ये क्या है, ए बैंड है। जहां पर आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, जहां पर आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, एक्टिन दिख रहा है इधर भी, और यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है, एक्टिन दिख रहा है इधर भी। तो क्या है ये, आई बैंड, यहां तक। ठीक है, और यहां तक क्या है, ये आई बैंड। यहां पे हम बना चुके हैं इसका एरो।
तो यहां पर हम लिख देते हैं इसको आई बैंड। क्या है ये? आइसोट्रॉपिक बैंड। मतलब यहां पर सिर्फ क्या है? एक्टिन है, एक्टिन है। जहां पर दोनों एक्टिन मायोसिन दोनों है उसको हमने क्या बोला है? ए बैंड बोला है। क्या बोला है? एन आइसोट्रॉपिक बैंड बोला है। अब एक रीजन और है यहाँ पर, एक रीजन और क्या है यहाँ पर? कौन सा कलर ले? चलो पिंक लेते हैं। एक रीजन है जहां पर आपको क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये जो जगह है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है? इस रीजन में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिल रहा है? जल्दी से देख के बताओ, आवाज मेरे तक आना चाहिए। क्या मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ मायोसिन मिल रहा है। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? एच जोन बोलते हैं। जो भी हम पढ़ रहे थे ना, हेंसन जोन। एच जोन होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पर हाइलाइटर यूज करने की कोशिश करूं और उम्मीद करूं कि ये क्या है, ये कवर नहीं होएगा। ये जो रीजन है ये क्या है? ये जो रीजन है सिर्फ ये क्या है? ये हेंसन जोन है। क्या है? हेंसन जोन है। और दूसरा जोन जो क्या है, जहां पे मायोसिन और एक्टिन, एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला जगह, ये वाला जगह जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं ओ जोन। क्या बोल रहे हैं? इस जोन को जहां पे ओवरलैपिंग हो रही है, इस जोन को हम बोल रहे हैं ओ जोन। ओवरलैपिंग जोन मतलब एक्टिन और मायोसिन जहां जहां एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? तो ये डायग्राम आपको समझ आया। अब यहां पर एक चीज और है, वो ये है कि एक जेड लाइन से, ये एक जेड लाइन है, दूसरी जेड लाइन ये है, एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन के बीच का ये पूरा हिस्सा क्या बनाता है? एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक का हिस्सा क्या बनाता है? बनाता है सार्कोमियर। क्या बनाता है? सार्कोमियर बनाता है। क्या बनाता है? सार्कोमियर बनाता है। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरा सार्कोमियर किस किस चीज से बना है, कि पूरा सार्कोमियर, अगर आप बोलो कि सार्कोमियर, सार्कोमियर किससे बना है? देखो, एक ए बैंड है, एक पूरा क्या है? ए बैंड है। क्या है? पूरा ए बैंड है। ठीक है, और आधा यहाँ का आई बैंड है, क्योंकि ये तो दूसरे सार्कोमियर में चला गया ना आधा, तो आधा आई बैंड यहाँ का, आधा आई बैंड यहाँ तक का। सो प्लस हाफ आई बैंड प्लस हाफ आई बैंड, तो क्या हो गया? सार्कोमियर क्या हो गया? 1 ए बैंड प्लस 1 आई बैंड हो गया। ये पिछले ईयर के क्वेश्चंस में पूछा गया था, तो ध्यान रखनी है क्या होगा यहाँ पे। यहां देखिए आप, ये हुआ विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 ए बैंड प्लस 1 आई बैंड इज इक्वल्स टू 1 सार्कोमियर। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई कि कैसे मायोफिब्रिल्स में मायोसिन और एक्टिन अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, यहां तक आ गई। हेंसन जोन हमने देख लिया, ओ जोन हमने देख लिया। इन द सेंटर ऑफ द हेंसन जोन इज द एम लाइन। एम लाइन हमने देख ली। ठीक है, एम लाइन को बोला गया है कि जर्मन वर्ड है मिटलस्केबी। राइट, हर आई बैंड में क्या होता है? हर आई बैंड में एट इट्स सेंटर अ डार्क मेम्ब्रेन कॉल्ड जेड लाइन। हर आई बैंड में क्या है? एक सेंटर में क्या है? ये क्या है? एक डार्क मेम्ब्रेन है, जिसको हमने क्या बोला था? जेड लाइन बोला था। क्या बोला था? जेड लाइन बोला था। जेड कहां से आया है? वो भी जर्मन से वर्ड से आया है, ज़्विस्एनस्केबी। क्या है? ज़्विस्एनस्केबी। जेड लाइन को और हम क्या बोलते हैं? जेड डिस्क भी बोलते हैं, डॉबीज लाइन भी बोल सकते हैं, क्रॉस मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। जो पार्ट है मायोफिब्रिल का दो जेड लाइन के बीच में, उसको हमने क्या बोला है? सार्कोमियर। क्या है? देखो, दो जेड लाइन के बीच वाला जगह को हमने क्या बोला है? सार्कोमियर बोला है। बोला है कि नहीं बोला है? मैम ने डायग्राम सही बनाया है कि नहीं बनाया है? जल्दी बोलो। तो सार्कोमियर में क्या है? एक आई बैंड है एंड हाफ ऑफ ईच एडजेसेंट आई बैंड्स है।
सार्कोमियर क्या है? फंक्शनल यूनिट है आपके एक मायोफिब्रिल का। मायोफिब्रिल के अंदर कैसे आपके एक्टिन और मायोसिन बैठे हुए हैं ये बता रहा है आपका सार्कोमियर। ठीक है, अब क्या है, अब जो आपका क्या है, आपका हमने जो बनाया था मायोसिन, वो किससे बनाया था? हमने येलो कलर से बनाया था। ये क्या है? मान लो एक थिक बैंड है, मायोसिन इज थिक। उसके चारों तरफ क्या होता है? हेक्सागोनली अरेंज्ड, 1 2 3 4 5 और 6। क्या है ये? 6 एक्टिन के थिन फिलामेंट्स है। क्या है? 6 एक्टिन के थिन फिलामेंट्स है, मतलब ऐसे अरेंज है ये। समझ आ रही है? हेक्सागोनली अरेंज्ड है। कैसे अरेंज्ड है? हेक्सागोनली अरेंज्ड है। अगर हम एक एक्टिन फिलामेंट की बात करें तो, अगर हम यहाँ किसकी बात करते हैं? एक एक्टिन फिलामेंट की बात करते हैं तो क्या है? हर एक्टिन फिलामेंट के चारों तरफ क्या है? 3। हर एक्टिन फिलामेंट के चारों तरफ क्या है? 3 आपको क्या मिलेंगे? 3 आपको थिक फिलामेंट्स मिलेंगे। किसके? मायोसिन के। किसके? मायोसिन के। तो ये डायग्राम याद रहेगा। एक क्या बन रहा है? हेक्सागन, और एक क्या बन रहा है? ट्रायंगल। क्या बन रहा है? ट्रायंगल। ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। सो द थिक फिलामेंट्स हैव, अब थिक फिलामेंट का आपको बता रहे हैं कि वो थिक क्यों है, तो उसका डायामीटर बता रहे हैं। थिक फिलामेंट का जो डायामीटर है, थिक फिलामेंट का जो डायामीटर है वो क्या है? 150 एंगस्ट्रॉम है। जबकि जो थिन फिलामेंट है, एक्टिन जो है, थिन फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट है उसका जो डायामीटर है वो है बिल्कुल ऑलमोस्ट आधा, 70 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये आपको डायग्राम देखिए, ये किसका डायग्राम है? हमारे एक मसल फाइबर का डायग्राम है, जिसमें क्या है? माइटोकॉन्ड्रियन है, जिसको हम सार्कोसोम बोलते हैं, सार्कोलेमा है, सार्कोप्लाज्म है, सार्कोमियर बताया है। एक जेड लाइन, ये क्या है? एक जेड लाइन है और ये दूसरी जेड लाइन है। इसके बीच के रीजन को हमने क्या बोला है? सार्कोसोम बोला है। ये क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये क्या निकल रही हैं? ये जो निकल रही हैं ये क्या है? ट्यूब्यूल्स हैं। क्या है? टी ट्यूब्यूल्स, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये एक और मसल फाइबर का आपको डायग्राम दिखाया कि कैसे ये मसल होती है। जो डायग्राम मैंने बनाया था आपके लिए, उसी की पिक्चर में उठा के लाई हूँ कि मसल का ट्रांसफर सेक्शन किया। मसल है, मसल चारों तरफ क्या है? कनेक्टिव टिश्यू से पूरी तरफ से बंधी हुई है। फिर उसके अंदर क्या है? बहुत सारे मसल फैसिकल है, फैसिकुला है, सेल के बंडल्स हैं। हर सेल के बंडल को, अगर आप एक सेल के बंडल को निकाल के देखोगे तो उसमें बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। फिर आपने एक मसल फाइबर को निकाला तो उसमें बहुत सारे मायोफिब्रिल्स है। और हर मायोफिब्रिल किससे बना हुआ है? एक थिक फिलामेंट से, एक थिन फिलामेंट से। थिन फिलामेंट एक्टिन है, थिक फिलामेंट मायोसिन है। सो सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थिक फिलामेंट की अगर हम बात करें तो थिक फिलामेंट क्या है हमारा? थिक फिलामेंट है हमारा मायोसिन। क्या है हमारा? थिक फिलामेंट हमारा मायोसिन है। और ये मसल में अराउंड 55% होता है। 55%। मायोसिन कॉन्ट्रीब्यूट्स 55% ऑफ मसल प्रोटीन बाय वेट। ठीक है, अब ये जो मायोसिन है ये क्या है? ये 6 हेक्सामेरिक क्या है? हेक्सामेरिक प्रोटीन है। हेक्सामेरिक प्रोटीन है, मतलब इसमें 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। क्या है? 6 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं। इन 6 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स में से जो 4 चेन्स हैं वो क्या है? वो तो लाइट चेन्स हैं। क्या है? लाइट चेन्स हैं। और जो 2 चेन्स हैं वो हैवी चेन्स हैं। कैसी हैं? 2 चेन्स हैवी चेन्स हैं। तो मायोसिन मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। 2 आइडेंटिकल, एक जैसी दिखती हुई हैवी चेन्स, एंड जो बाकी की 4 है वो लाइट चेन्स हैं। ठीक है, अब क्या है? जो हैवी चेन्स हैं, जो क्या है यहाँ पर अगर हम देखें हैवी चेन्स हैं, तो वो हैवी चेन्स कैसे हैं? ऐसे उन्होंने क्या बना रखा है? ऐसे उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह वो ऐसे अरेंज्ड है, राइट। और इनके यहाँ पर क्या है? इनके यहाँ पर ऐसे ग्लोब्यूलर क्या है? हेड्स हैं।
क्या है, ग्लोब्यूलर हेड्स हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? जो क्या है, ये जो दोनों चेन्स हमने बनाई हैं, अगर इनको थोड़ा सा मोटा बना दें तो आपको समझने में आसानी होगी कि ये क्या है, ये हैवी चेन्स हैं। कैसी हैं? हैवी वाली चेन्स हैं। दो हैवी चेन्स हैं, एक दूसरे के ऊपर स्पाइरली, एक दूसरे के ऊपर घुमाकर, क्या है, ये घूमी हुई एक दूसरे के ऊपर है ये। ठीक है, ये दो हैवी चेन्स हैं, एक जैसी हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिपटी हुई हैं स्पाइरली। ठीक है, और इनके जो आगे जो एंटीरियर रीजन है उस पे इनके पास क्या है, दो हेड्स हैं। ये क्या है, ग्लोब्यूलर हेड्स। जो इनके एंड्स हैं वो एक तरफ तो ग्लोब्यूलर एंड्स में है, और पीछे वाला जो ये लंबा रीजन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं टेल। इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेल बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, इसको मार्क कर देते हैं कि ये क्या है, ये है हमारा हेड रीजन, और ये क्या है, ये है हमारा पूरा टेल रीजन। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ये डीएनए जैसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। किसकी तरह हो गया? ये डीएनए के जैसा हैवी स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। चलो, अब जो बाकी की जो दो चार क्या बची हैं, लाइट चेन्स बची हैं। क्या बची हैं? लाइट चेन्स बची हैं। मान लो उनको हम पिंक कलर से बना दें, वो भी यहीं इनके ग्लोब्यूलर हेड पे दो यहाँ पर हैं और दो चेन्स यहाँ पर हैं। कहाँ पर है? जो चार लाइट चेन्स बची हैं, दो हैवी चेन्स को तो हमने बना दिया, चार लाइट चेन्स बची, दो लाइट चेन्स एक हेड पे हैं, दो लाइट चेन्स इस हेड पे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेड को हम बोलते हैं S1 रीजन। क्या बोलते हैं? हेड को हम बोलते हैं S1 रीजन, और टेल को हम बोलते हैं S2 रीजन। टेल को हम क्या बोलते हैं? S2 रीजन बोलते हैं। अब क्या है यहाँ पे, हेवी चेन्स क्या है, स्पाइरली रैप करती हैं अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स बन गया। वन एंड ऑफ ईच चेन इज फोल्डेड इनटू अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन मास। ये क्या है, मायोसिन का हेड है, मायोसिन के हेड है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन बना रहे हैं। और दो फ्री हेड्स हैं लाइंग साइड बाय साइड, एक दूसरे के साथ साथ में ऐसे प्रेजेंट हैं। एट वन एंड ऑफ द डबल हेलिक्स मायोसिन मॉलिक्यूल, और जो इलोंगेटेड पार्ट है, ये जो लंबा रीजन है, ये जो लंबा रीजन है, इसको हमने क्या बोला है यहाँ पर, इसको हमने बोला है टेल। जो फोर लाइट चेन्स हैं वो भी क्या है, मायोसिन हेड्स के पार्ट हैं। दो इधर है और दो इस हेड में है। ठीक है, इक्वली डिवाइडेड है। लाइट चेन्स क्या करती हैं, लाइट चेन्स मदद करती हैं किसमें, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, किसमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करती हैं। राइट, अब जो मायोसिन है, जो हमने क्या बनाया था, ये जो मायोसिन बनाया था, इसको हम मान लो यहाँ से हम इसको ऐसे आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रिप्सिन, जिसका क्या नाम है, ट्रिप्सिन नाम है। क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं हम, ठीक है, क्या नाम है, ट्रिप्सिन। इस ट्रिप्सिन से हमने मायोसिन के मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? अब जब तोड़ दिया तो एक क्या बनेगा, एक तो ऊपर वाला हिस्सा बनेगा, एक तो क्या बनेगा, ये वाला हिस्सा बनेगा। ओहो, एक क्या बनेगा, ऊपर वाला हिस्सा बनेगा। ये शायद ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं। एक बनेगा ये हेड वाला हिस्सा, जिसके पास में हेड्स होंगे, जिसके पास में क्या होंगे, हेड्स होंगे। और एक बनेगा जिसके पास में हेड्स नहीं है, जिसके पास में क्या नहीं है, हेड्स नहीं है। तो जिसके पास में हेड्स हैं वो भारी होंगे, जिसके पास में हेड्स भी हैं, दोनों चारों जो लाइट चेन्स है वो भी यही हैं, वो भारी होगा। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हैवी मीरोमायसिन। क्या बोलेंगे, हैवी मीरोमायसिन। और जिसके पास सिर्फ क्या है, पीछे की टेल बच गई है, वो क्या है, लाइट मीरोमायसिन। इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, LMM, और इसको हम क्या लिखेंगे, HMM, हैवी मीरोमायसिन। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। सो क्या है, मायोसिन तो नहीं लिख देना, हाँ मायोसिन लिख दिया यहाँ पे भी और ऊपर भी, मायोसिन है ये। ठीक है,
MYOSIN, और ऊपर भी ठीक कर लेते हैं MYOSIN, हेवी मीरोमाइसिन एंड लाइट मीरोमाइसिन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तोड़ दिया हमने। अब जो मायोसिन है वो टूट गया दो फ्रैगमेंट्स में। एक हेड वाला रीजन हो गया जिसको हमने क्या बोला, हेवी मीरोमाइसिन HMM, और एक नीचे टेल वाला रीजन हो गया जिसको हमने बोला लाइट मीरोमाइसिन। सो जो लाइट मीरोमाइसिन है उसके पास हेड्स नहीं है। जो हमारे पास क्या थे, जो हमने हेड्स बनाए थे, एक तो हमारे पास ये हेड वाला रीजन है, राइट, एक हमारे पास ये हेड वाला रीजन है और दूसरा हमारे पास ये लाइट मीरोमाइसिन है। अब ये जो हेड्स हैं इनके पास ऐसे दो रीजन्स हैं, दो रीजन्स हैं, ठीक है, एक ये और एक ये। अब जो ये येलो वाला रीजन है ये क्या है, ये है ATPase। इसको क्या बोल रहे हैं हम, ATPase रीजन। क्या है ये, ATPase एक्टिविटी। मतलब ये क्या करेगा, ये भी और ये भी, ये क्या करेंगे, ATP को क्लीव करते हैं, तोड़ते हैं, ताकि जब मायोसिन और एक्टिन का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, इंटरैक्शन हो, तब ये रीजन इससे ATP को यूज करके कॉन्ट्रैक्शन कर सकेगा। क्या करेगा, ATP को यूटिलाइज करेगा। लेकिन अब क्योंकि लाइट चेन के पास हेड ही नहीं है तो क्या उसके पास ATPase एक्टिविटी होगी, क्योंकि ATPase एक्टिविटी तो हेड के पास प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जो लाइट चेन है, लाइट मीरोमाइसिन है, उसके पास में ATPase एक्टिविटी नहीं है। इसलिए अगर इसके पास ATPase एक्टिविटी नहीं है तो क्या ये एक्टिन से इंटरैक्ट कर पाएगा, क्योंकि एक्टिन से इंटरैक्शन के लिए क्या चाहिए, ATP चाहिए। अब इसके पास तो क्या है, ATPase एक्टिविटी ही नहीं है, ATPase एक्टिविटी ही नहीं है, हेड ही नहीं है, तो क्या ये LMM क्या एक्टिन इंटरैक्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। सो डज नॉट कंबाइन विद एक्टिन। HMM के पास दो ग्लोब्यूलर सब फ्रैगमेंट्स हैं, ये दो ग्लोब्यूलर सब फ्रैगमेंट्स है ना, S1 जिनको हमने बोला, एंड वन रॉड शेप्ड फिब्रस सब फ्रैगमेंट। क्या बोला है, रॉड शेप्ड फिब्रस सब फ्रैगमेंट बोला है। ये मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, ये मैंने आपको यहाँ भी दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कब है, ये टूटने के बाद है। तो टूटने के बाद क्या हो रहा है, टूटने के बाद जब हमने किसको, मायोसिन के मॉलिक्यूल को क्लीव कर दिया है, किससे, ट्रिप्सिन से क्लीव कर दिया है, तो जो क्या है, जो क्लीव हुआ हुआ जो हैवी रीजन है, हैवी मीरोमाइसिन है, उसमें जो हेड वाला रीजन है उसको हमने S1 बोला है, और जो पीछे टेल वाला रीजन है उसको हमने क्या बोला है, S2 बोला है। क्या बोला है, S2 बोला है। अब हर S1 फ्रैगमेंट के पास में क्या है, ATPase एक्टिविटी है। क्या है, ATPase एक्टिविटी है। अब ATPase एक्टिविटी के साथ में हमने ये दो पिंक गोले भी बनाए हैं, ये क्या हैं, यहाँ पर ही तो कौन आके हमारा बाइंड करेगा, एक्टिन बाइंड करेगा। तो ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट, ABS। क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। सो हर S1 फ्रैगमेंट में एक ATPase की साइट है और क्या है, एक बाइंडिंग साइट है एक्टिन के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब जो ATPase है, ये जो ATPase हो रहा है, ATP टूटने के लिए ATPase क्या यूज करता है, Mg+2 यूज करता है। क्या यूज करता है, Mg+2 यूज करता है, एंड इट कैन फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज विद द एक्टिव साइट प्रेजेंट ऑन द एक्टिन। क्या बनाता है, एक क्रॉस ब्रिज बनाता है। जो S2 फ्रैगमेंट है उसके पास तो कोई ATPase एक्टिविटी नहीं है, जो ये S2 फ्रैगमेंट है इसके पास तो नो ATPase एक्टिविटी, और जिसके पास ATPase ही नहीं है, क्या वो एक्टिन से इंटरैक्शन करेगा, नहीं करेगा। सो डज नॉट बाइंड टू एक्टिन। क्या नहीं करेगा, एक्टिन से डज नॉट बाइंड, मतलब एक्टिन से बाइंड नहीं करेगा। इतनी बात समझ आ गई। ये मैंने आपको अरेंजमेंट दिखाया था, उसी का ही ये डायग्राम है, ठीक है। अब ये देखो क्या हुआ, ये हमने लिया मायोसिन का मॉलिक्यूल, बीच में हमने क्या लगा दिया, ट्रिप्सिन लगा दिया, यहाँ पे क्लीवेज हो गया,
राइट। ये ऊपर क्या है, ग्लोब्यूलर हेड्स हैं जिनके पास में और क्या है, लाइट चेन्स भी हैं। क्या है, लाइट चेन्स भी हैं, चारों लाइट चेन्स, 1 2 3 4 लाइट चेन्स हैं साथ में। अब ये क्या है, ये वाला जो रीजन है, जो HMM का ये जो रीजन है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, S1, जिसके पास ATPase एक्टिविटी है तो ये बाइंड करेगा एक्टिन से। ये जो S2 रीजन है, इसके पास ATPase एक्टिविटी है ही नहीं, क्योंकि इसके पास मायोसिन का हेड नहीं है, या फिर मायोसिन के हेड के पास ही सिर्फ ATPase एक्टिविटी है। तो सिर्फ मायोसिन के ग्लोब्यूलर हेड ही जाकर किससे इंटरैक्ट करेंगे, एक्टिन से इंटरैक्ट करेंगे। ये बात किसकी हो गई, पूरे थिक फिलामेंट की, मायोसिन की बात हो गई। अब हम किसकी बात करेंगे, थिन फिलामेंट्स की बात करेंगे। तो जो थिन फिलामेंट्स है वो 3 से बने हुए हैं, 3 डिफरेंट प्रोटीन से बने हुए हैं। अगर आपने देखा हो, जो मायोसिन था वो क्या था, 1, स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, जो मायोसिन था वो 150 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का था, और एक्टिन बिल्कुल इसका आधा था, ऑलमोस्ट आधा मतलब 70 एंगस्ट्रॉम। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि मायोसिन किससे बना हुआ है, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, PP चेन्स, पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है। तो एक्टिन उसकी आधी चेन से बना हुआ है, मतलब 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, ठीक है। जिसमें कि क्या है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का नाम क्या है, एक खुद एक्टिन है, एक ट्रोपोमायोसिन है और एक ट्रोपोनिन है। क्या है, एक एक्टिन है, एक ट्रोपोमायोसिन है और एक क्या है, ट्रोपोनिन है। इतनी बातें समझ आ गई। तो जो क्या है, ट्रोपोनिन है, ये एक क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ये ट्राइमेरिक है। ट्रोपोमायोसिन क्या है, फिलामेंटस प्रोटीन है। क्या है, फिलामेंट्स है या फाइबर प्रोटीन है। तो एक्टिन क्या है, एक्टिन खुद एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है। क्या है, एक्टिन खुद एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी कम है, और वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक तो ये खुला ऐसे एक्टिन प्रेजेंट होगा, अलग अलग एक्टिन के ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन्स ग्लोब्यूलर फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होंगी, अभी इंटरैक्ट नहीं करा इन्होंने। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर फॉर्म ऑफ एक्टिन, तो जी एक्टिन। क्या बोलेंगे, जी एक्टिन बोला है। अब ये जी एक्टिन क्या करेगा, ये जो जी एक्टिन है, ये जी एक्टिन क्या करेगा, ये पॉलीमराइज हो जाएगा। क्या करेगा, इकट्ठा एक साथ आ जाएगा। क्या करेगा, इकट्ठा एक साथ आ जाएगा। मैं भूल जाती हूँ बार बार कि क्या करना है। और ये कैसे अरेंज हो जाएगा, ये भी डबल हेलिकली अरेंज हो जाएगा। कैसे अरेंज हो जाएगा, डबल हेलिकली अरेंज हो जाएगा ये भी, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये डॉट्स क्यों बना रही हूँ। पिंक से बनाया है तो पिंक से ही बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पर ये जो एक्टिन के क्या हैं, छर्रे हैं, एक्टिन के छर्रे बोल सकते हैं हम। छर्रे कैसे होते हैं, गोल गोल होते हैं। सो एक्टिन कैसा है, एक्टिन के छर्रे से आपको याद रह जाएगा कि एक्टिन क्या है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, और ये ऐसे अरेंज होता है। क्या हो जाता है, जब ये पॉलीमराइज हो जाता है, जब ये क्या हो जाता है, पॉलीमराइज हो जाता है, तो ये ऐसे चेन्स बना लेता है। क्या बना लेता है, चेन्स बना लेता है। क्या बना लेता है, जल्दी बोलो, चेन्स बना लेता है। ये क्या हुआ है, यहाँ पर एक्टिन का पॉलीमराइजेशन हुआ है। क्या हुआ है, पॉलीमराइजेशन, मतलब सारे अरेंज हो गए यहाँ के। तो ये क्या था, बिना पॉलीमराइज हुआ हुआ जी एक्टिन था। जब पॉलीमराइज हो गया तो ये क्या हो गया, फिलामेंट बन गया, तो ये हो गया एफ एक्टिन। क्या हो गया, फाइबर जैसा इसने स्ट्रक्चर बना लिया, तो उससे आप क्या याद रखोगे, एफ एक्टिन हो गया। ये इतनी बात समझ आ गई। सो 2 फॉर्म्स में होता है, मोनोमेरिक सिंगल यूनिट्स है जी एक्टिन, पॉलीमेरिक एफ एक्टिन। जी एक्टिन पॉलीमराइज करता है इनटू फिब्रस फॉर्म, जैसे ग्लोब्यूलर फॉर्म था वैसे फिब्रस फॉर्म था एफ एक्टिन। क्या था, फिब्रस फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ Mg+2। सारे इंटरैक्शंस किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं, कौन सा आयन, कौन सा ट्रेस एलिमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, Mg+2। ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में भी आ सकता है कि कौन सा ट्रेस एलिमेंट हमारे पॉलीमराइजेशन में एक्टिन के काम आता है, ठीक है। और ATPase एक्टिविटी में भी कौन आता है, मैग्नीशियम+2। एक हमने तो पढ़ लिया, एक्टिन के बारे में हमने पढ़ लिया, 3 पॉलीपेप्टाइड्स थे एक्टिन में,
क्या थे? थिक फिलामेंट, जो थिन फिलामेंट था उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, थिक फिलामेंट में 6 थे, वो 6 हो गए, 6 हमने पढ़ लिए। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं थिन फिलामेंट जिसमें 3 पॉलीपेप्टाइड्स हैं। कौन से? एक्टिन है, वो हमने देख लिया। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? ट्रोपोनिन की बात करने वाले हैं। तो इतनी देर से हम बोल रहे हैं ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सेम नाम वाले कौन हैं? 2 प्राणी। चलो देखते हैं। तो जो ट्रोपोनिन है वो क्या है? 3 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है। क्या है? 3 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है। देखो, एक पॉलीपेप्टाइड ये रही ग्लोब्यूलर, समझ आई इतनी सी बात। इसके साथ में ही इंटरैक्ट करती हुई दूसरी ग्लोब्यूलर पेप्टाइड भी होगी। क्या होगी? दूसरी ग्लोब्यूलर पेप्टाइड भी इसके साथ ही जुड़ी हुई होगी, ठीक है। और तीसरी ग्लोब्यूलर पेप्टाइड भी यहाँ होगी। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? ओके, अब क्या हो रहा है, ये कौन कौन है ये भी जान लेते हैं। इनके अलग अलग नाम है। एक क्या है? ट्रोपोनिन टी है। क्या है? ट्रोपोनिन टी। दूसरा क्या है? ट्रोपोनिन आई। और तीसरी क्या है? ट्रोपोनिन सी। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? एक का नाम है टी, एक का नाम आई और एक का नाम सी। कैसे याद रखोगे? टी कैसे याद रखोगे? मेरी उंगली भी पेन का काम कर रही है। TIC, टिक। इतनी बात समझ आ गई। अब जो टी है इसमें, जो ट्रोपोनिन टी है, उसका नाम भाई ट्रोपोनिन टी क्यों रखा है? क्योंकि ये जो ट्रोपोनिन टी है ये किससे बाइंड करता है? ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है। इसलिए इसका जो ये टी है, इसका क्या मतलब है कि ट्रोपोनिन जो है वो ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है। क्या मतलब है ट्रोपोनिन टी का? ट्रोपोनिन किससे बाइंड करता है? ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है। यहाँ पे आई का भी कोई ना कोई मतलब होगा। आई का मतलब है इनहिबिट। क्या मतलब है? इनहिबिट। इनहिबिट मतलब किसी भी चीज को ना होने देना या रोकना, ठीक है। क्या मतलब है? किसी भी चीज को रोकना। अब ये किसको रोक रहा है भैया? ये रोक रहा है हमारे मायोसिन को, सॉरी हमारे एक्टिन के इंटरैक्शन को। किससे? मायोसिन से। किससे? हमारे एक्टिन के इंटरैक्शन को मायोसिन से। जो ये ट्रोपोनिन सी है, अब इसका क्या काम है यहाँ पर? ये बाइंड करता है किससे? कैल्शियम आयन से। किससे बाइंड करता है? कैल्शियम आयन से बाइंड करता है। कैल्शियम आयन के बाइंड करने से होता क्या है, ये हम कहानी पढ़ेंगे एक नई स्लाइड पे। चलो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। मैंने तुम्हारे को क्या बताया था कि एफ एक्टिन बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? जल्दी बताओ। ये क्या है? ये एफ एक्टिन है। पहले ये कैसे हुआ करते थे? जी एक्टिन हुआ करते थे। फिर ये क्या हो गए? पॉलीमराइज हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी बताओ। और फिर उन्होंने क्या बना लिया? फिर उन्होंने क्या बना लिया? फिलामेंटस एक्टिन बना लिया, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे को 2 लगेंगे तो मैं 2 एक साथ ही बना देती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हारा और मेरा दोनों का वक्त बचेगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा एफ एक्टिन, ठीक है। ओके, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलो गोल 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 पूरा हो गया हमारा। अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि यहाँ पर जो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है, इस जगह कुंडी मार के कौन बैठा है? कुंडी मार के कौन बैठा है? ट्रोपोमायोसिन बैठा है। कौन बैठा है? ट्रोपोमायोसिन बैठा है। ये ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? जब ये ट्रोपोमायोसिन इस जगह बैठा है तो क्या ये मायोसिन को आने देगा? मायोसिन को नहीं आने देगा। तो जब ये मायोसिन को यहाँ आने नहीं देगा तो क्या मायोसिन एक्टिन का इंटरैक्शन होगा? होगा कि नहीं होगा? तुम्हारे साथ तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बैठी है, तो क्या दूसरी गर्लफ्रेंड आ सकती है? नहीं आएगी, चप्पल मार के भगा देगी पहले वाली, है कि नहीं है? तो क्या होगा? जब तुम्हारा यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन बैठा है तो कौन नहीं आ सकता? मायोसिन नहीं आ सकता है, ठीक है भैया। मायोसिन नहीं आ सकता। मायोसिन शक्ल देख रहा है अभी। जब तक ये नहीं हटेगा, जब तक ये नहीं हटेगा तब तक कौन बैठा है यहाँ पर? कौन नहीं आ सकता है यहाँ पर? मायोसिन नहीं आ सकता। साथ में यहाँ पर कौन है? और साथ में यहाँ पर और कौन है? ये है हमारा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन किससे बाउंड है? ट्रोपोनिन टी किससे बाउंड है? ट्रोपोनिन टी किससे बाउंड है? ट्रोपोनिन टी बाउंड है हमारे ट्रोपोमायोसिन से। ये ट्रोपोनिन आई, ये ट्रोपोनिन सी, ठीक है। अब हो क्या रहा है? कैल्शियम +2 आ रहा है। कौन आ रहा है? ट्रोपोनिन का दोस्त आ रहा है, कैल्शियम +2। इस दोस्त की वजह से ये ट्रोपोमायोसिन के साथ गद्दारी करता है। क्या बोल रहा है? कैल्शियम के साथ मैं करूंगा बाइंड, कैल्शियम के साथ मैं करूंगा बाइंड
और मैं जैसे ही बाइंड करूंगा मैं मूव हो जाऊंगा यहाँ से, मैं क्या हो जाऊंगा, मूव हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, मूव ऑन हो जाता है यहाँ से। अब ये मूव ऑन होता है तो देखो कैसे मूव ऑन होता है। जब ट्रोपोनिन पूरा का पूरा मूव ऑन होता है तो मान लो यहाँ है ट्रोपोनिन, ठीक है, क्या हुआ, मूव ऑन हो गया, क्या हुआ, मूव ऑन हो गया। अब मूव ऑन होने से क्या हुआ है, ये यहां से ऐसे घूम गया, कैल्शियम के बाइंड करते, कैल्शियम बाइंडिंग हो गई, कैल्शियम बाइंडिंग टू ट्रोपोनिन सी, बाइंडिंग हो गई। बाइंडिंग होते ही क्या हो रहा है, बाइंडिंग होते ही ये घूम जाता है, ये घूम जाता है तो ट्रोपोनिन का जो टी है वो इधर आ जाता है, सी यहाँ आ जाता है, आई यहाँ आ जाता है। अब जैसे ही ट्रोपोनिन का टी हटा, जैसे ही ट्रोपोनिन का टी हटा तो वो किसके साथ, उसको किसके साथ चिपका रखा है, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन के साथ चिपका रखा है। जैसे ही ट्रोपोनिन हिला, ट्रोपोमायोसिन भी अपनी जगह से हिल गया। ये यहाँ से ऐसे घूमा तो ये भी कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ये यहाँ से ऐसे घूमा तो इसके साथ जुड़ा हुआ था, ये भी नीचे आ गया। मायोसिन बाइंडिंग जगह खुल गई, मायोसिन की बाइंडिंग जगह खुल गई। अब क्या होगा, जो मायोसिन होगा, मायोसिन जो होगा वो आके यहाँ बाइंड कर जाएगा, क्या होगा, बाइंडिंग हो जाएगी। और बाइंडिंग होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मायोसिन का और एक्टिन का इंटरैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरैक्शन हो जाएगा। ये इंटरैक्शन होने से क्या होगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है भाई, यहां देखते हैं। सो यहां पर क्या है, ट्रोपोनिन एक 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। क्या है, 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है। ट्रोपोनिन टी किससे बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन से बाइंड करता है। यहाँ पे तुम्हारे को हिंट दे रखा है, साथ ही में वो किससे बाइंड करता है, ट्रोपोनिन सी से और ट्रोपोनिन आई से भी बाइंड करता है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ क्या है, ट्रोपोनिन आई है, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है। ट्रोपोनिन आई क्या करता है, जो ये आई है किसके लिए लिखा है हमने, इनहिबिट करवाने के लिए, रुकवाने के लिए। किसको इनहिबिट करवाने के लिए, मायोसिन का एक्टिन से इंटरैक्शन ना हो, इसलिए ट्रोपोनिन आई है। ठीक है, क्या है, ट्रोपोनिन आई है। ये और किससे बाइंड करता है, ये बाइंड करता है ट्रोपोनिन टी से और सी से। ट्रोपोनिन सी क्या है, कैल्शियम बाइंडिंग पॉलीपेप्टाइड है, कैल्शियम से बाइंड करता है और क्या करवाता है, इसका बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है किसके साथ में, कैल्शियम के साथ में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है। तो ये जो ट्रोपोनिन सी है कैल्शियम के साथ बाइंड करके क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस करवाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब जो मसल्स है उनका जो मेजर कंपोनेंट है पानी है। पोटेशियम जो है वो एक अबंडेंट क्या है, अबंडेंट मतलब बहुत सारा, अबंडेंट एलिमेंट है मसल्स में। ठीक है, ये तुम आगे भी पढ़ोगे। उसके बाद में क्या है, दूसरे मिनरल्स जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम, ये ट्रेस एलिमेंट्स में तुम्हारे को मिलते हैं। मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन होता है, क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, राइट। और क्या होता है, मसल के अंदर मायोग्लोबिन होता है। क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है। ये मायोग्लोबिन कुछ सुना सुना सा लग रहा है, किसके जैसे सा लग रहा है, हीमोग्लोबिन के जैसा लग रहा है। हीमोग्लोबिन का काम क्या था, हीमोग्लोबिन का काम था क्या करना, ऑक्सीजन को कैरी करना। ये मायोग्लोबिन का भी क्या काम है, ऑक्सीजन को कैरी करना। सो दे हैव ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, जिसको हमने क्या बोला है, मायोग्लोबिन बोला है। इसको तुम मसल का हीमोग्लोबिन, मसल हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हो। मसल और क्या रखती है अपने पास में, एटीपी, साथ में फॉस्फोक्रिएटिन, क्रिएटिन, यूरिया। ये 4 चीजें भी तुम्हारे को और मिलेंगी। इनके बारे में हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। ये देखो कैसे हो रहा है, जी एक्टिन है, ये क्या है, जी एक्टिन है, पॉलीमराइज हुआ, एफ एक्टिन बना, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन है। अब क्या है, ये सब इंटरैक्ट कर गए, ये सब क्या हुआ, इंटरैक्ट कर गए और पूरा क्या बना लिया इन्होंने, एक्टिन फिलामेंट बना लिया। जो थिन फिलामेंट है ये क्या है, पूरा क्या है, थिन फिलामेंट है। क्या है हमारा, थिन फिलामेंट है, राइट। चलो
अब फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो जो स्ट्राइएटेड मसल्स होती हैं, कौन सी होती हैं? ये स्केलेटल मसल्स होती हैं। मतलब क्या है? वॉलंटरी हैं, हमारी मर्जी से हम इनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं। थप्पड़ मारना हो, प्यार करना हो, जो हो तुम्हारी मर्जी से तुम कर सकते हो। कैल्शियम एक बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अभी अभी तुमने देखा है, वहाँ लिखा हुआ भी है कि जो स्ट्रॉन्ग अफिनिटी है, जो गहरा दोस्ती है ट्रोपोनिन और कैल्शियम के बीच में, वो ही कौन है जो कॉन्ट्रैक्शन करवाती है मसल्स का। ये नीट में भी बहुत प्यार से सवाल पूछा गया है 2-2 बार। तो कैल्शियम 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 रट लो तुम, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस एंड एनर्जी फ्रॉम एटीपी, एक्टिन मायोसिन क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं। क्या बनाते हैं? एक्टोमायोसिन बनाते हैं, जो कि क्या कॉज करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल करता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में क्या होता है? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है? पायरुविक एसिड बदल जाता है लैक्टिक एसिड में। अब क्या हो रहा है? अगर हमारे पास में पायरुविक एसिड है, क्या है? पायरुविक एसिड है। अगर ये बदल रहा है किस में? लैक्टिक एसिड में। हमने क्या पढ़ा था? लैक्टिक एसिड कब बनता है? जब हमारे पास किसकी कमी हो? ऑक्सीजन की कमी हो। ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं? एनएरोबिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक कंडीशन। अगर एरोबिक होती तो क्या बनता? कार्बन डाइऑक्साइड बनता, वाटर बनता और एटीपी बनता। बनता कि नहीं बनता? बनता, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनता। लेकिन अगर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। अब जब ये लैक्टिक एसिड बनेगा तो ये लैक्टिक एसिड कहाँ जाएगा? लैक्टिक एसिड को तुम्हारा खून किसके पास लेकर जाएगा? लिवर के पास लेकर जाएगा। और वहां पर ये लिवर क्या करेगा? लिवर भाई साहब आपके लैक्टिक एसिड को क्या करेंगे? किस में कन्वर्ट करेंगे? ग्लाइकोजन में बदल देंगे। किस में बदलेंगे? ग्लाइकोजन में बदलेंगे। ये तुम एक आगे साइकिल पढ़ोगे जिसका नाम है कोरी साइकिल। क्या नाम है उसका? कोरी साइकिल है, ठीक है। वहां तुम पढ़ोगे कि ये सब कैसे चल रहा है। केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो कॉन्ट्रैक्शन है मसल का, जो सबसे छोटा कॉन्ट्रैक्शन है, वो कहाँ देखने को मिलता है? हमारी आईलिड में, मतलब झपकने में, राइट। क्या है? झपकने में। तुम आंख मारी किसी को, वो क्या है? शॉर्टेस्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद में जब तुम्हारे को बहुत ज्यादा सर्दी है और तुम्हारे को क्या हो रहा है? कंपनी छूट रही है, धूजनी छूट रही है, तो वो क्या तरीका है? तुम्हारी मसल्स का एक तरीका है। किसका तरीका है? स्केलेटल सिस्टम का तरीका नहीं है। क्योंकि एक सवाल आया था नीट में, क्या स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन है हीट प्रोड्यूस करना? तो ये पढ़ के उसको टिक मत कराना तुम। यहाँ पे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या कर रहा है? धूजनी प्रोड्यूस करके तुम्हारी शरीर में जो तुम्हारे को ठंड लग रही है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो उससे क्या होगा? तुम्हारे को, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो शिवरिंग क्या है? इन कोल्ड इज अ मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीट। इतनी बात समझ आ गई। टेंडन्स क्या होते हैं? तुम्हारे को अगर याद हो तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में मैंने तुम्हारे को ये बताया था। क्या बताया था? बॉटम बताया था, BTM। बी क्या था? बोन था। टी क्या है? टेंडन है। और एम क्या है? मसल है। ये मैंने तुम्हारे को क्यों बताया था BTM? ये इसलिए बताया था ताकि तुम्हारे को ध्यान रहे कि ये बोन को मसल से जोड़ने वाला एक क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। इतनी बात समझ आई? तो अ मसल में बी अटैच्ड टू सिंगल बोन और डिफरेंट बोन्स। हो सकता है एक बोन से, एक हड्डी से मसल जुड़ी हो सकता है दो, एक या एक से ज्यादा से जुड़ी हुई हो, बाय वन एंड और बोथ एंड्स, आइदर डायरेक्टली, या तो सीधा एपिमाइजियम, जो एपिमाइजियम जो होती है मसल की आउटर मेम्ब्रेन, या तो उससे जुड़ी हो सकती है, या फिर इनके बीच में कौन हो सकता है? इनके बीच में एक इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, जिसका क्या नाम होता है? जिसका नाम होता है टेंडन। फैसिया क्या होती है? फैसिया क्या होती है? फैसिया होती है एक क्या है? शीट है। क्या है? शीट है, या फिर एक ब्रॉड बैंड है, चौड़ा सा बैंड है, जो कि किसके चारों तरफ होएगा?
किसके चारों तरफ होएगा? या तो स्किन के नीचे होएगा। जो स्किन है तुम्हारी, स्किन के नीचे अगर तुम्हारे को एक चौड़ा सा बैंड देखने को मिल रहा है तो वो क्या है? एक फैसिया है। और उसी के जस्ट नीचे क्या होगी? तुम्हारी मसल होगी। क्या होगी? तुम्हारी मसल होगी। तो अराउंड द मसल एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड बीनीथ द स्किन कौन प्रेजेंट है? एक ब्रॉड बैंड प्रेजेंट है, चौड़ा सा क्या बैंड प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला है? फैसिया बोला है। मोटर यूनिट क्या है? मोटर यूनिट क्या होती है? ये क्या है? हमारा एक न्यूरॉन है। इसने क्या कराया? ये न्यूरॉन है, ये इसके एंडिंग्स हैं, ठीक है, ये साइनेप्टिक नॉब्स हैं। अब क्या हो रहा है? ये किसके ऊपर छोड़ रहा है? ये किसके ऊपर अपना छोड़ेगा कनेक्शन? साइनैप्स किसको करेगा? ये रुक जाओ एक सेकेंड। साइनैप्स किसको देगा? या सिग्नल या इम्पल्स, नर्व इम्पल्स किसको कंडक्ट करेगा? हो सकता है ये किसी मसल को कंडक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो क्या हुआ? एक न्यूरॉन और एक मसल दोनों मिलकर ये क्या बना रहे हैं? मोटर यूनिट बना रहे हैं। जो मसल, जो न्यूरॉन सिग्नल लेकर आ रहा है, कहाँ से? सीएनएस से। या फिर कहाँ से लेकर आ रहा है? कोई भी सिग्नल लेकर आ रहा है, सीएनएस से लेकर आ रहा है, पीएनएस से लेकर आ रहा है, तो क्या होगा? यहाँ से ये लेकर आया, इसने इसको दिया, तो ये कौन सा न्यूरॉन है? मोटर न्यूरॉन है। क्या है? मोटर न्यूरॉन है। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारी मोटर मसल है, मतलब जिसको क्या मिल रहा है? ये मोटर एंड प्लेट है। ये जगह जहाँ पे साइनैप्स या फिर एक्सॉन के टर्मिनल इंटरैक्ट कर रहे हैं मसल से, इसको हम क्या बोलेंगे? मोटर एंड प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोटर एंड प्लेट बोलेंगे। तो ये पूरी क्या है? मोटर यूनिट है। तो एक न्यूरॉन जो कि ट्रांसमिट करता है स्टिमुलस टू अ मसल टिश्यू, उसको हमने क्या बोला है? मोटर न्यूरॉन बोला है। ये वाला जो सिग्नल लेकर आ रहा है, मोटर यूनिट में क्या क्या होता है? एक सिंगल मोटर न्यूरॉन होगा ये वाला, साथ ही में एक जो मसल क्या होगा? मसल का फाइबर होगा। इतनी बात समझ आ गई? जो पोर्शन मसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सार्कोलेमा का जो पोर्शन किसके कांटेक्ट में आ रहा है या जो रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है? स्टिम्युलस रिसीव कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इस जगह को मोटर एंड प्लेट। इतनी बात समझ आ गई? क्या बोलते हैं? मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स और जो मोटर एंड प्लेट टुगेदर, एक्सॉन टर्मिनल्स। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ इतनी सी जगह की। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन। वो जगह जहां पे एक्सॉन के टर्मिनल्स किससे मिलते हैं? मोटर एंड प्लेट से मिलते हैं, राइट। सो जो एक्सॉन के टर्मिनल्स हैं साथ में मोटर एंड प्लेट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ न्यूरो मस्क्यूलर जंक्शन और न्यूरो मोटर जंक्शन। इतनी बात समझ आ गई? सिंगल मसल ट्विच क्या होता है? एक बार कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद मसल रिलैक्स हो जाए। क्या होगा? एक बार इंपल्स आया, मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर रिलैक्स हो गई। एक बार के कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? सिंगल मसल ट्विच कहते हैं। मसल फाइबर जो कॉन्ट्रैक्ट करती है ओनली वंस अगर स्टिम्युलेट किया जाए बाय अ सिंगल नर्व इंपल्स और बाय इलेक्ट्रिक शॉक, उसको हम कहते हैं हमारा सिंगल मसल ट्विच। सिंगल आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड सिंगल मसल ट्विच। और मसल के ट्विच होने के बाद में सिंगल मसल, वो जो मसल है वो क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। मसल फाइबर क्या हो जाता है? रिलैक्स हो जाता है। थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस क्या है? थ्रेशोल्ड क्या है? एक बाउंड्री है, उस तक तो हमारा एटलीस्ट स्टिम्युलस होना ही चाहिए। किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए क्या होगा? तुम्हारे को इंपल्स देना पड़ेगा, स्टिम्युलस देना पड़ेगा, तो वो इतना होना चाहिए कि वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सके। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तुम अगर मुझे धक्का दे रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं अपनी जगह से हिलूं, अपनी जगह से अगर मैं हिलूं तो तुम्हें इतना तेज धक्का देना पड़ेगा जो मुझे हिला सके। अगर तुम मुझे ऐसे कर रहे हो, बस यूं यूं कर रहे हो, तो क्या मैं हिलूंगी? इसकी स्ट्रेंथ तुम्हें, ताकत तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। फिर तुमने मुक्का मारा, मैं अभी भी नहीं हिल रही हूं, लेकिन क्या हो रहा है? अब तुम्हें लग रहा है कि मुझे और ताकत बढ़ानी पड़ेगी। फिर तुम क्या करोगे? तेज मारोगे, तब मैं अपनी जगह से हिलूंगी। तो क्या हुआ? एक लिमिट होती है, एक वैल्यू होती है जिस
तक तुम्हारा क्या होना चाहिए, इम्पल्स होना चाहिए, उतनी तो इंटेंसिटी होनी ही चाहिए। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस बोल रहे हैं। मतलब जो मिनिमम स्ट्रेंथ है या इंटेंसिटी है क्या करने की, इम्पल्स की, जो क्या करवाएगी, मसल में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी। फॉर कॉन्ट्रैक्शन मसल फाइबर ऑलवेज रिक्वायर अ स्पेसिफिक मिनिमम स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ऑफ द स्टिम्युलस और नर्व इम्पल्स, जिसको हमने क्या बोला है, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस बोला है। मतलब इतना तो होना ही चाहिए इम्पल्स की इंटेंसिटी। मान लो हमने बोला कि तुम x देना, पर तुमने दिया x-1, x-2, x-3, इनसे कुछ भी नहीं होगा, इनसे मसल कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगी। या तो तुम x दो या फिर x से ज्यादा दो। x तो क्या है, x हमारा थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस है। क्या है, थ्रेशोल्ड स्टिम्युलस है। मतलब इतना तो तुम्हारे को तेज धक्का देना ही पड़ेगा, ये इतना तेज तो तुम्हारा नर्व इंपल्स या स्टिम्युलस होना ही चाहिए, तभी मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। इफ द स्टिम्युलस या नर्व इंपल्स कम होगा, अगर इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। द मसल फेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ऑल और नन प्रिंसिपल, मतलब अगर ये मसल है, इसको मैं इंपल्स दे रही हूं तो या तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। या तो आंसर होगा यस या फिर आंसर होगा नो, इनके बीच का कोई भी आंसर नहीं होएगा। टेटनस का क्या मतलब है, टेटनस का मतलब है कोई भी मसल कंटिन्यूस स्टेट में है कॉन्ट्रैक्शन के, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई पड़ी है, तुम्हारा हाथ खुल ही नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्टेड ही है। इसको हमने क्या बोला है, एक कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मतलब लगातार तुम्हारी मसल क्या है, संकुचित, कॉन्ट्रैक्टेड ही रह रही है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेटनस बोल रहे हैं। मसल टोनस क्या होता है, मसल टोनस या मसल टोन वो चीज होती है जैसे कि हमारी बैक की मसल्स है। मतलब हम खड़े हैं तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड है, कुछ हद तक कॉन्ट्रैक्टेड है, और ये कॉन्ट्रैक्शन काफी लंबे समय तक होगा। पर ये जरूरी भी है क्योंकि इससे तुम्हारा बैठने का पोस्चर मेंटेन है। स्टेट ऑफ सस्टेन्ड पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन, पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन है, कंप्लीट नहीं है, उसको हमने क्या बोला है, मसल टोनस या मसल टोन। माइल्ड टेटनस भी बोल सकते हैं इसको। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन द पोस्चर एंड द फॉर्म ऑफ द बॉडी। इतनी बात समझ आ गई। तो बेटा ये थे आपके बेसिक्स, इस चैप्टर के क्या थे, ये आपके बेसिक्स थे। अगली वीडियो में या फिर अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या प्रोसीजर होता है, कैल्शियम कहाँ से आता है और कैसे ट्रोपोनिन पे बाइंड करता है, जिससे कि ट्रोपोनिन का कॉन्फर्मेशन होता है, चेंज होता है, ट्रोपोमायोसिन हटता है और मायोसिन को जगह मिल जाती है एक्टिन से मिलन करने की। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।